हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आप सब लोग बढ़िया होंगे। तो आपका जो एग्जाम है, टेस्ट अभी कोई बायोलॉजी का एग्जाम है, उसके लिए मैं आज कुछ 10 इंपोर्टेंट जो महत्वपूर्ण टिप्पणियां हैं वो लेके आया हूँ। ये टिप्पणियां वो टिप्पणियां हैं जो हर सेट में पूछी जाती है, कोई ना कोई सेट में आपको देखने को मिलने वाली है। तो ये 10 टिप्पणियां हैं, ये कभी कभी 2 नंबर में या फिर 3 नंबर में आ जाती हैं। तो आपके इससे लगभग अच्छे खासे नंबर कंप्लीट होने वाले हैं। ये छोटी सी वीडियो होगी, आपके लिए 10 इंपोर्टेंट क्वेश्चन समझ में मिलने वाले हैं। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। और ये 100% आने वाली टिप्पणियां, ठीक है। 10 टिप्पणियां हैं ये, ठीक है। और 1 से लेकर 13 चैप्टर वहां तक की टिप्पणियां, ठीक है। बात करते हैं पहला क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है। पहला क्वेश्चन है, परागकण या लघु बीजाणु की संरचना का चित्रवर्णन कीजिए। जो परागकण है उसकी संरचना का चित्रवर्णन करना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे परागकण की संरचना होती कैसी है। तो परागकण की संरचना कुछ गोल होती है। परागकण की संरचना कुछ कैसे होती है? गोल होती है, ठीक है। परागकण की संरचना कैसे होती है? गोल होती है, ठीक। इसमें क्या होता है, इसके दो चोल होते हैं। एक होता है बाह्य चोल होता है, एक होता है अंतःचोल होता है, ठीक। एक बाह्य चोल होता है, एक कौन सा चोल होता है, एक होता है अंतःचोल होता है, ठीक है। एक कौन सा चोल होता है, एक बाह्य चोल, एक अंतःचोल, ठीक। अगर बात करें बाह्य चोल कैसे बना होता है आपको पता होगा। बाह्य चोल स्पोरोपोलिन से बना होता है, और अंतःचोल होता है वो कैसे बना होता है? वो होता है पेक्टोसेल्यूलोज का बना होता है, ठीक है। इस प्रकार कुछ परागकण होता है, तो हम परागकण की संरचना बनाने वाले हैं, देखो। और इसके अंदर केंद्र केंद्रक होता है, और एक क्या होती है, एक होती है रिक्तिका होती है। क्या होती है? एक रिक्तिका होती है। और इसमें साइटोप्लाज्म यानी जो जीव द्रव्य भरा होता है वो सब भरा होता है। और जहां पर ये आपको दिख रहा है, यहाँ पर ये बाह्यचोल अनुपस्थित है, इसे हम क्या कहते हैं? इसे कहते हैं जनन छिद्र। क्या कहते हैं इसे? इसे कहते हैं जनन छिद्र। इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं जनन छिद्र कहते हैं, ठीक है। तो ये सब पढ़ने वाले हैं, बहुत ही सिंपल सा मतलब स्ट्रक्चर है परागकण का। तो ये बाहर की चोल है, जैसे कहेंगे बाह्य चोल कहेंगे इसके लिए। इसे क्या कहेंगे? बाह्य चोल कहेंगे, ठीक है। ये बाह्य चोल होगी, ये बाह्य चोल आई। अंदर की है, अंदर की साइड है, तो क्या होगी? ये अंतःचोल हो जाएगी। क्या हो जाएगी? अंतःचोल हो जाएगी, ठीक। ये अंतःचोल हो जाएगा। अब बात करते हैं इन्हीं के बारे में पढ़ना है। और ये बाह्य चोल होता है स्पोरोपोलिन से बना होता है, अंतःचोल होता है वो किससे बना होता है? वो पेक्टोसेल्यूलोज का बना होता है, ठीक है। अब बात करते हैं इसके बारे में, देखो क्या क्या लिखा हुआ है। बात करें परागकण क्या होता है, सबसे पहले परागकण जानेंगे। परागकण नर युग्मकोद्भिद की परागकण नर युग्मकोद्भिद की प्रथम कोशिका अवस्था होती है, ठीक। प्रत्येक परागकण एक कोशिकीय और एक केंद्रीय होता है, अवृत होता है एवं गोलाकार होता है, ठीक। जिसकी भित्ति द्विस्तरीय होती है। कैसे द्विस्तरीय होती है मैंने बताई थी, एक बाह्यचोल एक अंतःचोल, ठीक। विभिन्न प्रजातियों में इसका आकार अलग अलग होता है, परंतु सामान्यतः कितना होता है? लगभग होता है। लगभग की बात करें तो 20 से 50 माइक्रोमीटर का होता है। कहते हैं 20 से 50 माइक्रोमीटर का होता है, ठीक है। अगर प्राकृतिक बात करें तो अब इसका जो पराकल्प है हर जाति में अलग अलग होता है, ठीक। अब बात करें इसमें दो दो आवरण होते हैं, तो बाह्यचोल होता है, एक क्या होता है? एक अंतःचोल होता है। अगर बात करें बाह्यचोल की, तो बाह्यचोल मोटा होता है, खुरदरा होता है। कैसे होता है? मोटा होता है और खुरदरा होता है, ठीक। अगर बात करें इस प्रकार से, यह एक विशेष रासायनिक पदार्थ जैसे स्पोरोपोलिन मैंने बताया स्पोरोपोलिन से बना होता है, ठीक। यह पदार्थ के कारण इसी पदार्थ ये जो पराकण है, इसी पदार्थ के कारण गहरे गहरे रंग के होते हैं। जो पराकण होते हैं गहरे रंग के होते हैं, ठीक। तथा लंबे समय तक सुरक्षित रहते हैं। जो पराग मैंने आपको बताया होगा, आपने मेरे पहले की वीडियो देखी तो मैंने आपको बताया होगा, जो स्पोरोपोलिन है ये बहुत ही कठोर पदार्थ होता है, किसी भी अम्ल से ना ताप से ना किसी से नष्ट नहीं होता है। तो इसीलिए ये प्राकृतिक बहुत लंबे समय तक सुरक्षित रखता है, ठीक। अब बात करते हैं आगे आगे इसमें क्या पूछेगा। अब बात करेंगे अंतःचोल की। अंतःचोल होता है, ये कैसा होता है? कोमल होता है। तो यह पतली मृदु और कोमल झिल्ली नुमा संरचना होती है। यह परागकण के बीच जीव द्रव्य को ढके रखती है। जीव द्रव्य होता है इसके अंदर, जो जीव द्रव्य भरा हुआ है इसके लिए ढके रखती है, ठीक है। ढके रखती है। अ, यह बाह्यचोल भीतरी परत होती है। जो बाह्यचोल की भीतरी परत होती है, ठीक। यह पेक्टोसेल्यूलोज बनाता है, पेक्टोसेल्यूलोज नामक पदार्थ से बना होता है, ठीक। बाह्यचोल के आवरण में कुछ छिद्र पाए जाते हैं, जो मैंने अभी बताया था। जो बाह्यचोल है इसके आवरण को छिद्र पाए जाते हैं, इन्हें क्या कहते हैं? इन्हें कहते हैं जनन छिद्र कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं? इन्हें कहते हैं जनन छिद्र, ठीक है। जहां स्पोरोपोइल अनुपस्थित होता है, यहाँ पर क्या होता है? स्पोरोपोलिन क्या है? अनुपस्थित। देखो आपको दिख रहा होगा जो चित्र है इसमें स्पोरोपोलिन इसे कहते हैं बाह्यचोल है, स्पोरोपोलिन है वो क्या है? अनुपस्थित है, ठीक है। तो इसीलिए इसे क्या कहते हैं? जनन छिद्र कहते हैं, ठीक। जनन छिद्र कहते हैं जहां स्पोरोपोलिन अनुपस्थित होता है। अंकुरण के समय अंताचोल होता है। जनन छिद्र से बाहर होकर ये लंबी पराग नली का निर्माण करते हैं। जब जो अंकुरण होता है जब अंकुरण होता है तो उस टाइम पे जो अंताचोल होती है वो इसी परागकण, ये जो परागकण के इसी चोल यानी अंताचोल होता है वो इसी से, यहीं से जनन छिद्र से निकलता है। और एक किसका ट्यूब का निर्माण करता है। ट्यूब की कौन सी होती है? बहुत ही पराग नली होती है, उसका निर्माण करता है, ठीक। तो ये था आज का पहला क्वेश्चन ये वाला, ठीक। अब बात करते हैं आगे क्वेश्चन की। आगे दूसरा क्वेश्चन पूछा गया अपरा। अपरा की परिभाषा दीजिए। अब आपको पता अपरा एक ऐसी संरचना है जो माता और भ्रूण के बीच में कनेक्ट करती है, माता और भ्रूण के लिए कनेक्ट करती है। तो उसी के बारे में पढ़ने वाले हम। तो वो गर्भ में स्थित भ्रूण व माता ऊतकों के बीच का स्थायी संबंध होता है। अपरा होता है गर्भ में स्थित भ्रूण और ऊतकों के बीच का स्थायी संबंध होता है, ठीक।
शारीरिक संरचनात्मक और कार्य की फिजिकली स्ट्रक्चरली एंड फिजियोलॉजी क्या में संबंध होता है। संबंध जो भ्रूण की जीवन संबंधी मौलिक आवश्यकताओं को पूर्ति कर उसके स्वास्थ्य की रक्षा करता है तथा एक अंतःस्रावी ग्रंथि की भांति क्या करता है, कार्य करता है। अपरा अपरा कहलाता है, क्या कहता है, अपरा या प्लेसेंटा कहलाता है। क्या कहते हैं इंग्लिश में, कहते हैं प्लेसेंटा। क्या कहते हैं, प्लेसेंटा कहते हैं। ठीक है। शरीर की यह एकमात्र ऐसी संरचना है जो जो दो प्रजातियों जो दो प्राणी ऊतकों से मिलकर बनी होती है। यानी हमारे शरीर में यह अपरा होती है, एक ऐसी संरचना होती है जो दो प्राणी ऊतकों का यूज करके बनती है। ठीक है। और ऐसा कोई संरचना नहीं है जो प्राणी ऊतक का निर्माण करती है। ठीक। अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर इसके बाद में इस प्रकार से चित्र बनाना है और फिर इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक। और इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अपना का। ये देखो, ये 10 इंपोर्टेंट टिप्पणियां हैं। ये आपको 100% एग्जाम में किसी न किसी सेट में मिलने वाली है। आपको पता है उत्तर प्रदेश में 7 सेट होते हैं, 7 में से ये 10 टिप्पणी किसी न किसी में देखने को मिलने वाली है। आपके लगभग इससे 10 नंबर कंप्लीट होने वाले हैं। आपको हो सकता है 2 या 3 अगर क्वेश्चन, अगर मान लो 3-4 क्वेश्चन मिल गए तो अच्छे खासे नंबर कवर हो जाएंगे आपके। ठीक है। अब बात करते हैं आगे क्वेश्चन की। आगे पूछा गया है परखनली शिशु एक टेस्ट ट्यूब बेबी पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। जो परखनली शिशु होता है, जो टेस्ट ट्यूब बेबी होता है, उस पर हमें क्या करना है, संक्षिप्त टिप्पणी करनी है। पहले हमें परखनली जो शिशु होता है बनता कैसे है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक हम लेते हैं परागनली, क्या लेते हैं, एक हम परागनली लेते हैं, टेस्ट ट्यूब लेते हैं, एक हम इस प्रकार की टेस्ट ट्यूब लेते हैं। ठीक है। टेस्ट ट्यूब कहाँ गई, आगे टेस्ट ट्यूब। देखो, एक हम इस प्रकार टेस्ट ट्यूब लेते हैं। इसके अंदर क्या कहते हैं, माता का अंडाणु होता है। उस अंडाणु के लिए और पिता का शुक्राणु होता है। उस शुक्राणु के लिए क्या करते हैं, माता का अंडाणु और पिता का शुक्राणु इस टेस्ट ट्यूब के अंदर लेके आते हैं। इस टेस्ट ट्यूब के अंदर क्या करते हैं, इस टेस्ट ट्यूब के अंदर लेकर आते हैं। अरे ये इस टेस्ट ट्यूब के अंदर लेकर आते हैं। ठीक है। तो इसके लिए इसके अंदर लेकर आते हैं। ठीक है। और ये माता का जो होता है, ये माता का होता है अंडाणु, इसको भी इसमें लेके आते हैं। ठीक। टेस्ट ट्यूब में लेके आते हैं। अब यहाँ क्या होता है, यहाँ पर टेस्ट ट्यूब के अंदर क्या होता है, निषेचन होता है। क्या होता है, टेस्ट ट्यूब के अंदर निषेचन होता है। टेस्ट ट्यूब थोड़ी बड़ी से बना दो। टेस्ट ट्यूब के अंदर क्या होता है, निषेचन होता है। ठीक। टेस्ट ट्यूब के अंदर निषेचन होता है। अब टेस्ट ट्यूब के अंदर ऐसा वातावरण हो जाता है जैसा वातावरण माता के गर्भाशय में होता है, सेम वैसा ही वातावरण इस टेस्ट ट्यूब के अंदर हो जाता है। और ये टेस्ट ट्यूब बेबी होते किसके लिए होते हैं, जो बांझ औरतें होती हैं, बांझ औरतें फिर जिनको पुत्र प्राप्त नहीं है, संतान प्राप्त नहीं होता, उनके लिए ये टेक्निक अपनाई जाती है। उनमें कहते हैं या तो पिता के शुक्राणु का बंधन है या फिर माता में अंडाणु गर्भधारण नहीं होता, इसीलिए टेस्ट ट्यूब बेबी का रहता है। ठीक है। तो हम पढ़ेंगे, यह तकनीकी उन दंपतियों के लिए प्रयोग में लाई जाती है जिनमें या तो पुरुष के वीर में शुक्राणुओं की संख्या कम पाई जाती है या फिर स्त्री में गर्भ नहीं ठहरता है। मैंने बताया या तो पिता में शुक्राणु कम होते हैं, फिर माता में गर्भ नहीं ठहरता, तभी जो होती है ये तकनीकी तब अपनाई जाती है। ठीक है। बात करते हैं आगे इसमें क्या है, इस तकनीकी में प्रयोगशाला में पत्नी के अंडाणु को पति के शुक्राणु से एक परखनली में, किसमें, एक परखनली में निषेचित कराया जाता है, जिसके बाद तैयार जो भ्रूण होता है, भ्रूण तैयार होता है। यहाँ पे देखो भ्रूण बना है। इस भ्रूण के लिए क्या करते हैं, इस भ्रूण के लिए माता के गर्भाशय में फिर से ट्रांसफॉर्म कर देते हैं, फिर से गर्भाशय में भेज देते हैं, फिर पर्सनली फैलोपियन ट्यूब होती है उसमें सेंड करते हैं, उसमें भेज देते हैं। ठीक है। तैयार भ्रूण को फैलोपियन नलिका में इस तरह से कर दिया जाता है जहां पर भ्रूण का विकास स्त्री के जहां पर कहा भेज दिया, फैलोपियन नलिका में, टेस्ट ट्यूब, सॉरी इसमें पराग नहीं, यहाँ पे होगी जो होगी कौन सी, अंडवाहिनी। कहाँ, इसमें अंडवाहिनी में सेंड कर देते हैं। अंडवाहिनी में सेंड करने में क्या होता है, जहां पर भ्रूण का विकास स्त्री में सामान्य रूप से होता है, इसे जैसे सामान्य रूप से भ्रूण का विकास स्त्री के गर्भाशय में होता है, उसी प्रकार से ये सब सेम वही प्रक्रिया होने लगती है। फिर 9 महीने बाद बच्चे का आंखों का जन्म हो जाता है। ठीक। सिर्फ निषेचन कराने के लिए टेस्ट ट्यूब का इस्तेमाल करते हैं। टेस्ट ट्यूब होती है जो प्रखंड होती है, उसमें सिर्फ निषेचन कराने के लिए टेस्ट ट्यूब का यूज किया जाता है। बकाया सब कुछ जितना भी होता है वो सब माता के गर्भाशय में होता है। ठीक है। और 9 महीने बाद बच्चे का जन्म हो जाता है। इस प्रकार से प्राप्त शिशु को हम क्या कहते हैं, पर्खनली शिशु कहते हैं। क्या कहते हैं, पर्खनली शिशु कहते हैं। ठीक होता है। इसी प्रकार से पर्खनली जो जिस बच्चे का पर्खनली में इसका जिस युग में इसके लिए पर्खनली में निषेच कराता है, ठीक है, उससे प्राप्त हुई संतान से क्या कहते हैं, टेस्ट ट्यूब बेबी कहते हैं। ठीक। इस प्रकार कुछ क्वेश्चन था, तो इसके लिए आप स्क्रीनशॉट ले तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं यहाँ से। ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन की। आगे इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है, अनुसेक फलन। अनुसेक फलन क्या, अनुसेक फलन पर टिप्पणी कीजिए। सबसे पहले हम जानेंगे अनुसेक फलन होता क्या है। अगर बात करें अनुसेक फलन की, अनुसेक फलन ऐसे फल होते हैं जो बिना निषेचन के मतलब फल का निर्माण हो जाता है, उसे कहते हैं अनुसेक फलन कहते हैं। जैसे बिना निषेचन के फल का निर्माण होने की प्रक्रिया को कहते हैं, उसे कहते हैं अनुसेक फलन कहते हैं। ठीक है। तो इसमें लिखा हुआ है प्राय निषेचन के बाद अंडाशय फल में निश्चित हो जाते हैं। निषेचन के बाद जो प्राय जो अंडाशय होता है फल में निश्चित परिवर्तित हो जाता है, लेकिन कभी कभी बिना निषेचन के ही अंडाशय फल में
विकसित हो जाता है, यानी बिना निषेध के फल में विकसित हो जाता है। इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? तो इस प्रक्रिया को अनिषेक फलन कहते हैं। क्या कहते हैं? अनिषेक फलन कहते हैं। ठीक है, जब बिना निषेध के जो फल बन जाता है तो उसे कहते हैं अनिषेक फलन कहते हैं। ठीक, तथा इससे प्राप्त फल को अनिषेक फल कहते हैं। जो प्रक्रिया होती है उसे कहते हैं अनिषेक फलन, और जो फल प्राप्त होते हैं उसे कहते हैं अनिषेक फल कहते हैं। ठीक, जैसे बात करें केला हो गया, पपीता हो गया, संतरा, नाशपाती, अनानास, ये सब क्या है? इसके उदाहरण हैं। और जो ये फल होते हैं, इन फलों में क्या बीजाणु है? बीजाणु से बीज परिवर्तन नहीं होता है, तो उसमें तब बीज में बीज रहित होते हैं। जो फल होते हैं ऐसे बीज, जो बिना बीज के फल होते हैं, जो शेक फल होते हैं उनमें बीज नहीं होता, क्योंकि जो बीजाणु होता है बीज में परिवर्तन होता नहीं है, तो फिर बिना बीज के बीज में फल बनेंगे। ठीक है, इसकी आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। बात करते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है अल्कोहल के दुरुपयोग पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। अब आप में से ऐसा कौन है जिसको नहीं पता कि अल्कोहल की क्या दुरुपयोग है? अल्कोहल शराब की बात करते हैं, शराब होती है, मदिरा मदिरा पीकर इंसान क्या करता है? लड़ाई करता है, झगड़ा करता है, घर में चोरियां करता है, और फिर मतलब उसकी अगर ज्यादा मात्रा में पी ले तो उसका फिर डेथ भी हो जाती है और वो हार्ट अटैक बनने के चांस रहते हैं। तो ये सब क्या होते हैं? इसके दुरुपयोग होते हैं। तो अल्कोहल को सामान्य रूप से शराब कहते हैं, जो आपने पी होगी, आपने नहीं पी होगी, जो आपके गाँव में पड़ोस में कोई भी पीता होगा, आप क्यों पिएगी? आपको भी बच्चे हैं, बच्चे। सॉरी, मेरे मुंह से नितर गई। नहीं, आप लोग नहीं पीते हैं, मैं फिर से सॉरी बोलता हूँ। आप लोग दारू नहीं पीते, आप लोग सिर्फ पानी पीते हैं या दूध पीते हैं, वो भी भैंस का या गाय का। ठीक है, शराब नहीं पीते हैं आप लोग। मेरे मुंह से सॉरी निकल गई धीरे धीरे। कोई नहीं, कोई नहीं। जो अल्कोहल को सामान्य रूप से मदिरा कहते हैं या फिर दारू कहते हैं। ठीक है, यह विश्व में सबसे अधिक उपयोग में लाया जाने वाला क्या है? पदार्थ, मादक पदार्थ है। ये विश्व में सबसे ज्यादा मात्रा में उपयोग किया जाने वाला मादक पदार्थ है, जो शराब होती है। अब बात करते हैं दुष्प्रयोग की। दुष्प्रयोग क्या क्या है? इसके दुष्प्रयोग से क्या होता है? तंत्र का तंत्र होता है वो दुर्लभ हो जाता है, जो तंत्र का वो खराब हो जाता है, दुर्लभ हो जाता है, जिससे आत्मनियंत्रण में कमी आती है, मस्तिष्क कमजोर हो जाता है, और फिर जो सोच नहीं समझ नहीं सकती वो भी नष्ट हो जाती है, बुरे और अच्छे बुरे का ज्ञान ही नहीं रहता है। ठीक है, एकाग्रता बिल्कुल, एकाग्रता की कमी हो जाती है, मन हमेशा अशांत रहता है, आदि लक्षण उत्पन्न होने लगते हैं। ठीक है, और बात करते हैं दूसरा, व्यक्ति अपने ही घर में क्या करने लगता है? चोरी करने लगता है। आपने देखा होगा जो दारू पीते हैं, नशा करते हैं लोग, वो चोरी डकैती करते हैं, वो कुछ करते नहीं है। दारू पीने के बाद उन्हें नशा चढ़ जाता है, फिर और चाहिए दारू, फिर वो क्या करते हैं? चोरी करते हैं, तो अपने घर में करेंगे फिर दूसरे घर में करेंगे। ठीक, इसी प्रकार से इससे क्या होता है? हार्ट अटैक आने के भी चांस बढ़ जाते हैं, हार्ट अटैक आने के बहुत ज्यादा चांस हो जाते हैं। और व्यक्ति के अंदर क्या होती है? बर्बरता आती है। क्या आती है? बर्बरता। बर्बरता मतलब ये हमेशा हिंसा, बर्बरता आती है, मतलब मारने पीटने का मन करता है लोगों हमेशा। ठीक है, इसीलिए लड़ाई झगड़ा बहुत ज्यादा करते हैं। ठीक, इसके उपयोग, इसके सॉल्व करना आप इसके बारे में बहुत अच्छे से लिख सकते हैं। अब बात करते हैं आगे क्वेश्चन की। आगे इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है, आगे क्वेश्चन दिया हुआ प्रतिबंधन एंजाइम का संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। अब हम जानेंगे प्रतिबंधन एंजाइम होते क्या हैं। सबसे पहले प्रतिबंधन एंजाइम वे एंजाइम होते हैं जो डीएनए के लिए दो खंडों में काटते हैं। जैसे बात करें ये डीएनए है, तो इसके लिए अगर बाहर की साइड काटता है, तो उसे कहेंगे एक्सोन्यूक्लियस। अगर अंदर की साइड काटता है या फिर किसी विशिष्ट स्थान पर काटता है तो उसे कहते हैं एंडोन्यूक्लियस। अंदर की ओर एंडो और बाहर की ओर एक्सो। ठीक, और इनके लिए हम आणविक कैंची भी कहते हैं, फिर आणविक चाकू भी कहते हैं। ठीक है, तो ये क्या है? जो प्रतिबंधन एंजाइम, प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम अनुवांशिक अभियांत्रिकी के सबसे महत्वपूर्ण एंजाइम है। इनको आणविक कैंची या फिर चाकू कहा जाता है। मैंने कहा आणविक कैंची या चाकू कहा जाता है, जिसकी खोज का श्रेय किसे जाता है? आर्बर नामक वैज्ञानिक को जाता है। आर्बर थे, उनके लिए इसकी खोज का श्रेय जाता है। प्रतिबंधन एंजाइम, जो प्रतिबंधन एंजाइम है, डीएनए को विशिष्ट स्थलों पर काट सकता है और बाहर की ओर भी काट सकता है। ठीक, जो ये जीवाणु द्वारा प्रतिरक्षा साधन के रूप में संश्लेषित किया जाता है। जीवाणु द्वारा क्या होता है? प्रतिरक्षा साधन के रूप में संश्लेषित किया जाता है। ठीक, इस प्रकार से इस बारे में कुछ लिखना है, बस यही है। आपके देखो शॉर्ट में पूछ सकता है कि आणविक कैंची किसे कहते हैं। मैंने कराया भी है, अगर आपने मेरी ऑब्जेक्टिव वाली क्लास देखी होगी, जिसमें मैंने 5 साल के मोस्ट इंपोर्टेंट जो पीवाईक्यू थे, यानी जो एमसीक्यू है, वो मैंने कराए हैं। जो एमसीक्यू है वो मैंने कराए 5 साल के। 5 साल जितने एमसीक्यू वो मैंने सभी कराए हुए हैं। अगर आप चाहें तो आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। उसमें मैंने जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बने हैं वो सभी कराए, तो आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं इसके आगे क्वेश्चन की। आगे इसमें क्वेश्चन है हॉटस्पॉट किसे कहते हैं। हॉटस्पॉट है ये क्या है? ठीक है, इसके बारे में टिप्पणी करना है। तो हॉटस्पॉट होते क्या है? वे स्थान होते हैं जहां पर जो जातियां होती हैं, जाति कैसे विलुप्त होने के अर्थ होती हैं। ठीक है, जैव विविधता के जो होते हैं, कुछ ऐसे स्थान होते हैं यहाँ पर जो जातियां होती है, मुक्त जाति नष्ट होने के कारक होते हैं, तो उसी को कहते हैं हॉटस्पॉट कहते हैं। जैसे बात करते हैं तब तस्थल हॉटस्पॉट, ये हॉटस्पॉट आपके फोन वाला हॉटस्पॉट नहीं है, ये हॉटस्पॉट है जहाँ पर जो जाति मतलब विलुप्त होने के कारक होती है। पृथ्वी पर पादपों एवं जंतुओं की दुर्लभ प्रजातियों की घनी आबादी, जैसे उच्च जैव विविधता के क्षेत्र होते हैं, उच्च जैव विविधता के क्षेत्र होते हैं जो मानवीय गतिविधियों द्वारा नष्ट होने के खतरे में होते हैं। जो मानव गतिविधियां होती है उनके द्वारा नष्ट होने के खतरे
खतरे का सामना करते हैं, ये जैव संवेदी क्षेत्र कहलाते हैं। कैसे होते हैं? ये जैव संवेदी क्षेत्र कहलाते हैं। भारत जैसे बात करें, एग्जाम्पल उदाहरण की बात करते हैं तो उदाहरण में क्या है, भारत में बात करते हैं उदाहरण की, तो भारत के उपमहाद्वीप में इंडो बर्मा है, पूर्वी हिमाचल है और पश्चिमी घाट प्रमुख देश, प्रमुख स्थल है, प्रमुख हॉटस्पॉट है। ठीक है, इस प्रकार से लिखने हैं हॉटस्पॉट के बारे में। इसका स्क्रीनशॉट लें आप, इसका तब तक इसका स्क्रीनशॉट लें। बात करते हैं कि क्वेश्चन की, आगे इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है बायोपायरेसी। बायोपायरेसी जैविक चोरी क्या होती है? तो यहाँ पर अब देखो, जैविक चोरी क्वेश्चन बहुत इंपोर्टेंट है। 14 में, 15 में, 18, 19, 20, 22 हर साल आया हुआ है। इस साल भी इसके आने के चांस बहुत ज्यादा है। तो पहले हम समझेंगे बायोपायरेसी होती क्या। तो बायोपायरेसी क्या होती है? अगर आपने किसी चीज का कोई भी एंजाइम, कोई भी चीज का आपने मान लो कोई जैविक चीज बनाई, उसका आपने कोई निर्माण किया है, ठीक है, अगर उसका बिना किसी अथॉरिटी की कोई दूसरा यूज कर रहा है, दूसरा लोग को यूज कर रहा है, दूसरी कंपनी को यूज कर रही है, दूसरा देश को यूज कर रहा है, तो उसे हम कहते हैं बायोपायरेसी कहते हैं। उसे कहते हैं बायोपायरेसी, जैविक चोरी कहते हैं। ठीक है, तो वही इसमें लिखा हुआ है अंतरराष्ट्रीय बहुराष्ट्रीय कंपनियां, जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां या दूसरे संगठन यदि किसी देश या उसके लोगों के बिना, किसी देश या उसके लोगों के बिना उसके प्राधिकृत अथॉरिटी के किए जाने वाले उपयोग, जैव संसाधनों का उपयोग, जो जैव संसाधन है उनको उपयोग करते हैं बिना किसी अथॉरिटी के उपयोग कर रहे हैं, तो इसे हम क्या कहते हैं? इसे कहते हैं बायोपायरेसी या फिर जैविक चोरी कहते हैं। ठीक है, उसे क्या कहते हैं? बायोपायरेसी या फिर जैविक चोरी कहते हैं। अगर उदाहरण की बात करें तो भारत में उगने वाले धान का पेटेंट अमेरिका जो कंपनी उसने करा लिया। जो भारत में बासमती जो चावल था उसका पेटेंट किसने करा लिया? उसका किसने करा लिया? उसने करा लिया, अमेरिकी कंपनी ने करा लिया, पेटेंट करा लिया, उसने अपने नाम पे करा लिया। ठीक है, किसी भी प्रणालीगत अनुमति के बिना किसी जैव संसाधन का उपयोग किया जाना बायोपायरेसी कहलाती है, जैविक चोरी कहलाती है। बिना किसी अथॉरिटी के, मतलब मान लो आपने कोई चीज निर्माण की और आपने मान लो कोई एंजाइम का उपयोग, जैविक चीज बनाई, आपने कोई भी जैविक खाद बनाई, अब उसका उपयोग मैं बिना आपकी अथॉरिटी के कर रहा हूँ, बिना आपकी परमिशन के मैं भी बना रहा हूँ, मैं भी बेच रहा हूँ, मैं भी सेल कर रहा हूँ, तो वो एक जैविक चोरी कहलाती है। क्या कहते हैं? उसे कहते हैं जैविक चोरी कहते हैं। ठीक है, ये है इसका क्वेश्चन, ये स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। अब बात करते हैं आगे क्वेश्चन की। आगे इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है, आगे इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है, पेटेंट अधिकार किसे दिया था? जो पेटेंट का अधिकार है ये किसे दिया था? तो अभी हमने बात की थी, पेटेंट का अधिकार उसे दिया जाता है जिसने उसका निर्माण किया होता है। जैसे मान लो आपने कोई बायो रिलेटेड आपने कोई भी चीज, जैविक चीज बनाई, खाद बनाई, तो उसका पेटेंट आपके नाम होना चाहिए। अगर आपके बिना अथॉरिटी के में यूज करा तो उसे कहते हैं बायोपायरेसी कहते हैं, चोरी कहते हैं। और जो इसका बनाता है उसके नाम होना चाहिए। ठीक है, इस बात करो, अगर आपने पेटेंट इसका कोई बनाया, कुछ ही नहीं, जैविक चीज बनाई, तो उसका आपके ऊपर आपका नाम होना चाहिए उस पे, तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं पेटेंट कहते हैं। तो उसमें लिखा हुआ है पेटेंट। पेटेंट किसी सरकार द्वारा खोजकर्ता को उसकी खोज या खोजकर्ता के प्रति दिया गया एक अधिकार है। क्या है? अधिकार है जिसके द्वारा किसी भी अन्य को उस खोज का व्यवसायिक उपयोग से रोका जा सकता है। जैसे मान लो आपने कोई चीज निर्माण किया तो आपके उसका अधिकार है, उसके आपके बिना अथॉरिटी कोई दूसरा व्यक्ति यूज नहीं कर सकता है। ठीक, जैसे बात दिया था, निम्नलिखित चीजों पर दिया था। बात करें किसी खोजकर्ता के लिए जिसमें किसी खोजकर्ता के लिए जिसमें क्या होता है? जिसमें उत्पादित सम्मिलित होता है। बात करें किसी उत्पाद की निर्माण की प्रक्रिया के लिए दिया जाता है। ठीक है, और किसी विचार या डिजाइन के लिए दिया जाता है। ठीक, और बात करें किसी पूर्व खोज से, किसी पुरानी खोज में किए गए जो सुधार होते हैं उनके लिए भी दिया जाता है। जो पेटेंट होता है वो अधिकार उन सभी के लिए दिया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से पेटेंट के बारे में लिख देंगे हम। अगर आप चाहें तो यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके लिए करा रहा हूँ, तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बात करते हैं आगे क्वेश्चन की। आगे इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है पारजीनी, जो ट्रांसजेनिक जंतु होते हैं, पारजीनी जंतु किसे कहते हैं? ट्रांसजेनिक जो जीव होते हैं, एनिमल होते हैं, वो क्या होते हैं? तो ट्रांसजेनिक जीव क्या होते हैं? जैसे मान लो अगर कोई जीव है, उसके अंदर कोई बाहरी डीएनए उसमें प्रवेश कराते हैं। मान लो कोई गाय है, गाय के अंदर कोई बाहरी जीन है, वो ट्रांसप्लांट कर दिया, उसके अंदर भेज दिया। ठीक है, किसी भी सहायता से भेज दिया हमने, बायोलॉजिस्ट द्वारा भेज दिया, अंतःसूचक द्वारा भेज दिया, ठीक है, क्षेत्र द्वारा भेज दिया, तो क्या होता है? उसे कहते हैं, उससे जीव बना, जो नया जीव बना, उसे कहते हैं ट्रांसजेनिक जीव, यानी कि उसे कहते हैं पारजीनी जंतु कहते हैं। ठीक है, अब इसमें बात करते हैं, और ये क्यों बनाए जाते हैं? कि ज्यादा उत्पादन बढ़े, खाद्य उत्पादन में बढ़ोतरी हो, जो मांस होता है, वो मीट होता है, उसमें बढ़ोतरी कराने के लिए क्या करते हैं? ऐसे जंतु बनाए जाते हैं। तो बात करते हैं ऐसे जंतु जिनके डीएनए में परिचालन विधि द्वारा अतिरिक्त यानी बाहरी जीन को व्यवस्थित करते हैं। क्या करते हैं? बाहरी जीन को व्यवस्थित करते हैं, जो अपना लक्षण व्यक्त करते हैं। जो बाहरी जीन होता है वो अपना लक्षण व्यक्त करता है। ऐसे जंतु पारजीनी जीव कहलाते हैं। कैसे? ऐसे जंतु होते हैं पारजीनी जीव कहलाते हैं। ये जंतु आनुवंशिक अभियांत्रिकी द्वारा विकसित होते हैं। कैसे किस द्वारा विकसित होते हैं? आनुवंशिक अभियांत्रिकी द्वारा विकसित होते हैं। ठीक है, ऐसे बात करें चूहे हो गए, पारजीनी चूहे, पारजीनी खरगोश, पारजीनी गाय, भेड़, सुअर, मछली, ये सब क्या है? ये सब क्या है? पारजीनी जंतु है। अगर बात करें एक गाय थी, गाय का नाम था रोजी, शायद रोजी गाय थी, उसमें बहुत ज्यादा मात्रा में दूध देती थी वो गाय। ठीक है, तो वो क्या थी? वो एक पारजीनी जीव थी। ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं यहाँ से। और ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से आप याद कर लें। इसके लिए आपके लिए 23 फरवरी के लिए जो आपका एग्जाम है, 23 फरवरी में आपके लिए इसमें से कुछ ना कुछ बहुत सारे आपके लिए बहुत सारे 10 में से कम आपके 3 या 4 क्वेश्चन मिलने वाले हैं।
जो आपके कम से कम 10 नंबर से ऊपर प्लस करने वाले हैं, ठीक है। या तो आपको विकल्प मिल सकते हैं, 10 क्वेश्चन ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं मिलने, 1 नंबर मिलेंगे, 2 नंबर मिलेंगे, 3 नंबर मिलेंगे, ये कहीं ना कहीं मिलने वाले हैं, ठीक है। अब बात करते हैं आगे। आगे नहीं थे क्वेश्चन, बस इतने क्वेश्चन थे। अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छे लगे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं किसी नई वीडियो में। अब अगर आपने मेरी पुरानी वीडियो नहीं देखी तो वो आप सब देख सकते हैं, सभी चैनल प्ले लिस्ट बनी हुई है। मैंने आपके लिए अनसॉल्व भी कराया है 5 साल के लगभग, इसमें 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर क्वेश्चन कराए, बस आप देख सकते हैं करके। और आपके लिए आज शाम के लिए एक मैं वीडियो लेके आ रहा हूँ, उसमें पूरा जो 2025 का जो वो शॉर्ट है, वो जो सेट है 2025 का, एक मैंने पूरा हल, संपूर्ण हल में कराने वाला हूँ। एक सेट का संपूर्ण हल जो है वो कराने वाला हूँ, ठीक है। तो उसमें आप जाके देख सकते हैं। बस मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।